जी योगेश जी, बताएं क्या हाल है आपके। बस बढ़िया। आपका मैसेज देखा मैंने। देखो योगेश जी, मैसेज देखने से काम नहीं चलना है। हम्म। यदि हम ऐसे भारत को जमीन पे उतारना चाहते हैं हम्म। तो मात्र संकल्प की शक्ति पैदा करना है। यदि हम हर रविवार को इकट्ठे होकर हाँ। ये समझें कि अच्छा भारत कैसा होगा, जी। चाहे वो दस्तावेज के माध्यम से समझें या वीडियो के माध्यम से समझें, जी। और फिर जो लोग एकत्रित हों उनसे ये पूछा जाए हाँ। कि क्या आपको अच्छा भारत चाहिए, और हाँ। यदि चाहिए तो कुछ नहीं करना है, केवल अच्छे भारत का संकल्प हर रविवार को दोहराना है। जी। इतना करने मात्र से हम्म। संकल्प शक्ति फलीभूत होगी और हम 100 करोड़ हो जाएंगे, वो भी ऐप के माध्यम से। जी। हम ऐप से जुड़े होंगे और ये ऐप 6 मेरिट लिस्ट बना रहा है। एक गांव की मेरिट लिस्ट, तो गांव का सरपंच जो है वो इसी मेरिट लिस्ट में जो नंबर 1 होगा अपने लोगों को जोड़कर वो गांव का सरपंच बनेगा। हम्म। शहर के मोहल्ले में जो नंबर 1 होगा वो हाँ। पार्षद बनेगा। हम्म। जो शहर में अपने लोगों को जोड़कर, वो भी अच्छे भारत के संकल्प के साथ जोड़कर, हम्म। जो शहर में नंबर 1 होगा वो मेयर बनेगा। जी। और जो जिले में अपने लोगों को जोड़कर जिले में नंबर 1 होगा वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा। जी। यही स्थिति फिर प्रांत में है। प्रांत हम्म। की मेरिट लिस्ट में नंबर 1 पे आने पर वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। और ये लोग जो है लाखों करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, और हम्म। वो जो है बिना किसी के दरवाजे पे जाए, बिना वोट मांगे हुए, क्योंकि हम्म। तब तक जो है हम 100 करोड़ से ज्यादा होंगे। और जब हम्म। 100 करोड़ लोग संकल्प लेंगे कि ये हमारा चंद्रगुप्त है, इसे मैं संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा, हम्म। तो आपके जो है प्रदेश में नंबर 1 आने वाला जो है वो न केवल विजयी होगा बल्कि वो मुख्यमंत्री भी बनेगा। जी। ऐसे ही 2 और 3 पर आने वाला उप मुख्यमंत्री, हम्म। और 15 से 45 के बीच आने वाला राज्य सरकार का मंत्री, और दिल्ली में 70 सबसे कम है और 402 उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक हैं। तो 70 से 402 में आने पर वो विधायक बनेगा। उसे विधायक क्षेत्र का चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट हम्म। और विधायक का टिकट उसके घर पहुंचेगा। अच्छा, वो अपना संगठन है, पार्टी होगी क्राइम फ्री भारत। क्राइम फ्री भारत एक मिशन है। इसने हाँ। 2024 में एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया है जिसका नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं स्वयं मैथिली शरण गुप्त हूं। और ये पार्टी किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बनी है, न ही कोई ये राजनीतिक कार्य करेगी। ये सिर्फ, यदि ये राजनेता नहीं सुधरेंगे तो अपने चंद्रगुप्तों को जो जिस मेरिट लिस्ट में आएगा उस हम्म। मेरिट लिस्ट के अनुसार चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और संबंधित टिकट उनके यहाँ पहुंचाएगी। अच्छा। क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक और जो है बंदिश लगाई हुई है कि जो व्यक्ति को टिकट मिलेगा, जो कि अपना नामांकन भी भर चुका होगा चुनाव आयोग के तहत, हम्म। वो किसी को ये नहीं कहेगा कि मैं उम्मीदवार हूं, मुझे वोट देना। हाँ। वो जो है सिर्फ अच्छे भारत के संकल्प को जो है ना चारों तरफ पहुंचाएगा और लोगों को जोड़ेगा, लेकिन खुद ये नहीं कहेगा कि मैं जो है उम्मीदवार हूं, मुझे वोट दीजिए। जी। तो वो कैसे होगा? वो ये हम्म। ऐप कहेगा। जी। ऐप जो है संबंधित लोगों तक कौन चंद्रगुप्त है उसकी सूची पहुंचाएगा, ईवीएम मशीन में कौन से क्रमांक पर है ये पहुंचाएगा, चुनाव चिन्ह क्या है ये पहुंचाएगा। और फिर जो है क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़े हुए 100 करोड़ लोग अपने हाथों में तख्तियां लेकर निकलेंगे और कहेंगे कि हम्म। योगेश जो है जी हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं इन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। तो योगेश जी मुझे बताइए, आपको किसी के दरवाजे पर वोट मांगने जाना होगा क्या? नहीं। यही स्थिति फिर देश के स्तर पर होगी। हम्म। देश में जो सबसे अधिक लोगों को जोड़कर उभरेगा वो इस देश का प्रधानमंत्री होगा। जो दूसरे और तीसरे नंबर पर रहेगा वो उप प्रधानमंत्री होगा।
जो 82 में आ जाएगा वो केंद्रीय मंत्री होगा, और जो 543 में आ जाएगा वो सांसद का, उस क्षेत्र का चंद्रगुप्त कहलाएगा। उसके घर पे सांसद का टिकट पहुंचेगा और उसे किसी के दरवाजे पर जो है वोट मांगने नहीं जाना है, क्योंकि वो हमारे ऐप के माध्यम से जुड़े होंगे। हम ऐप के माध्यम से उन्हें संसूचित करेंगे, उनकी प्रभात फेरियां निकालेंगे, और जब जो है वोट देने वाला खुद जो है आपका प्रचार करेगा, तो आपको किसी के दरवाजे पर वोट मांगने जाना होगा क्या? पता नहीं, वो तो वैसे ही जान जाएंगे लोग। करेक्ट। यहाँ एक मेरा प्रश्न पूछ सकता हूँ? इसके पूछने के पहले मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि ये लोग जो वोट खरीदते हैं, चूंकि वो 100 करोड़ में ढेर सारे हमारे वो गरीब लोग होंगे जो आज जो है इस आशा में कि आज वोटिंग है तो मुझे अच्छा खाना मिल जाएगा, मुर्गा मिल जाएगा, कुछ पैसे मिल जाएंगे, कुछ बर्तन मिल जाएंगे, कुछ साड़ी मिल जाएंगी, इस इसकी फिराक में रहते हैं। तो हम अपने ऐसे लोगों को जो कि तब तक क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन चुके होंगे, उन्हें हम मायूस नहीं करेंगे। तो हम उनसे उल्टा कहेंगे कि ये राजनेता आए तो इन्हें भर भर के लूट लो, क्योंकि ये इनके पिताजी का जो है माल नहीं है, और इसके बाद फिर चंद्रगुप्त की तख्तियां लेके निकलो। बहुत सुंदर। तो आम के आम गुठलियों के दाम, जिन गरीबों के ये वोट खरीद रहे हैं वो इन्हीं के जो है ना पैसे को लूटेंगे, क्योंकि इनके पिताजी का नहीं है, और जीतेंगे हमारे चंद्रगुप्त। अब करेक्ट। योगेश जी, आप एक प्रश्न पूछना चाहते थे, अब आप पूछ सकते हैं। मेरा जैसे मेरी विधानसभा है, मतलब जी जिसमें मैं काम करता हूँ, होशंगाबाद और सिवनी मालवा विधानसभा में। जी। यहाँ पर क्या है, कुछ लोग बहुत पूर हैं और अनएजुकेटेड हैं, हम्म। इलिटरेट हैं, तो वो ऐप चलाना भी नहीं जानते। जैसे ट्राइबल्स हैं, है ना, कुछ नॉन ट्राइबल्स हैं। देखो, इसमें दो तरीके के लोग हैं। जी। एक तरीके के तो लोग वो हैं जिनके पास मोबाइल है, वो चलाना नहीं जानते, यस। राइट। दूसरे लोग वो हैं जिनके पास मोबाइल भी नहीं। हाँ। तो हमने इन दोनों के लिए प्रक्रिया निहित की है। जिसके पास नहीं है उनको तो जो है ना एक छोटा सा लिंक जा रहा है, क्लिक करके जुड़ जाना है। उनको जो है ना, आप जैसे लोग जो है उन्हें जाके उनका जो है ना वो करके उन्हें समझा सकते हैं। उनके हाथ से थोड़ा सा अभ्यास करा देंगे तो करने लगेंगे। ठीक है। ठीक है ना। ठीक और है। दूसरी बात है कि वो अपनी समस्या भी पहुंचा पाएंगे। उन समस्याओं का निदान भी इसी ऐप के माध्यम से होगा, नंबर एक। दूसरी बात है कि जिनके पास मोबाइल ही नहीं है या बटन वाला मोबाइल है, जी। तो उसके लिए निदान ये है कि उस क्षेत्र में जिसके पास मोबाइल है उसे हम नोडल ऑफिसर कहेंगे, राइट। ठीक है। तो हाँ। नोडल ऑफिसर उनके जो है एक भौतिक फॉर्म भर के उसे अपने उस पर अपलोड करेगा, राइट। जी। और हर सप्ताह उन लोगों के बीच में उसे जाकर उनकी मीटिंग लेना होगी। जो चीज ऐप के माध्यम से परोसी गई है उसे उनको वीडियो पे या वैसे सुनाना होगा, बताना होगा, और उनकी समस्या और उनकी बात जो है वहां से फीडबैक लेके या उन्हें अच्छे भारत का संकल्प दिलाने वाला जो है ना वीडियो बनाकर वो जो है हमारे पास टेलीग्राम ऐप से भेजना होगा। तो ऐसे लोग जुड़ भी जाएंगे, और ऐसे लोगों के संकल्प को जो है का लाभ जो है जिन लोगों को मिलना चाहिए मेरिट लिस्ट में आने का, उनको मिल भी जाएगा। ठीक है। बहुत बढ़िया। तो आप वही मैं आगे इसको आगे आपका क्या प्रश्न है, पूछें। बस मेरा एक ही प्रश्न था कि वो उन लोगों के लिए कैसे अपन जोड़ेंगे उसको, उनको। आप किस हद तक संतुष्ट हैं, या मैं प्रक्रिया को और बारीकी से समझाऊं, या आपको बात समझ में आ गई है? नहीं, अभी तक पूरी आ गई। आ गई है, चलो, हाँ। बहुत सुंदर, बहुत हाँ। सुंदर, हाँ। बहुत सुंदर। तो क्या आप, योगेश जी, इतने समय से आप प्रयासरत हैं और हाँ। आप अच्छे भारत निश्चित रूप से चाहते ही हैं, तो क्या हाँ। मैं आपसे प्रार्थना कर सकता हूं कि अब आप घूम घूम के अच्छे भारत का संकल्प दिलाने की का जो है ना कार्रवाई करें, नंबर एक। जी। दूसरा, आप उन हनुमानों के नाम हमें बताएं जो है इस यात्रा में संकल्प दिलाने में, अपने तरफ लोगों को जोड़ने में, जो जिनको मैं हनुमान कह रहा हूं। यदि आप हमारा दस्तावेज पढ़ेंगे, मैं आपको भी दस्तावेज भेज दूंगा, तो जी। उसमें हनुमान की भूमिका कही गई है। और उसमें ये हनुमान किसे कहा है? जिसके अंदर शक्ति है, जो अच्छा भारत चाहता है, जो संकल्प ले सकता है, जो लोगों के बीच में जा सकता है, उन्हें इकट्ठा कर सकता है, उनको संकल्प दिला सकता है। तो जो ये कार्रवाई करेगा उसे हनुमान है कहते हैं।
अब हनुमान को एक बीमारी थी या श्राप था कि वो अपनी शक्ति को भूल जाते हैं। इसका मतलब है कि हमें और योगेश जैसे लोगों को अपने आसपास के हनुमानों को पहचानना होगा, उन हनुमानों का एक ग्रुप बनाना होगा, उन हनुमानों का अलग अलग ग्रुप भी बनाना होगा और उन्हें अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से वो जुड़े हुए हैं, तो उनको जोड़ना है और इस संकल्प की यात्रा चलाना है। और जैसे जैसे हम हर रविवार को संकल्प लेंगे और वीडियो उसका जारी होगा और वीडियो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर पब्लिश होगा, उतनी उतनी उसकी ऊर्जा बढ़ेगी और जब और वो संकल्प शक्ति में जो है वो पैदा हो जाएगी। यस। तो एक चीज जो है मैं इसमें प्रार्थना करना चाहता हूं आपसे विशेष तौर पर कि आप हनुमानों की सूची दीजिए हमें। और दूसरा जो है, प्रति रविवार को रोटेशन के आधार पर संकल्प लेना है। मतलब हर बार एक व्यक्ति को आयोजन नहीं करना है। यदि आज आप आयोजन करेंगे तो अगली बार मैथिली शरण गुप्त करेंगे, फिर उमेश करेंगे, फिर रमेश करेंगे, फिर सुरेश करेंगे, जिससे हर व्यक्ति को सहभागिता हो। और इसमें आगे चल के नंबर मिलने वाले हैं और इसी नंबर से मेरिट लिस्ट बन रही है। तो मेंबर को जोड़ने का भी जो 100 नंबर मिल रहा है वो 1 कर दिया जाएगा, राइट। तो और जो रविवार का आयोजन करेगा तो आयोजनकर्ता को 3 नंबर मिलेंगे, राइट। और जो उसमें आयोजन में सम्मिलित होगा उसे 1 नंबर मिलेगा। तो मतलब ग्राउंड पे आयोजन या ऑनलाइन आयोजन? नहीं नहीं नहीं, ग्राउंड पर आयोजन करना है। उनके साथ में बैठकर जो है क्राइम फ्री भारत मिशन पे जो ऑलरेडी वीडियो है जिसमें 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों को समझाया गया है, उसे सुने, या जो दस्तावेज है उसे पढ़कर सुनाएं और लोगों से पूछें कि ऐसा अच्छा भारत चाहिए क्या, या इसमें कुछ कमी दिख रही है तो वो बताइए, वो भी जोड़ लिया जाएगा। ठीक है। आप बताइए, ये जो प्रक्रिया मैंने समझाई है इससे हम पार्टी तंत्र के को जो है ना ऊपर पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? हमें जोड़ने वाला अच्छे भारत का संकल्प होगा और अच्छे भारत का संकल्प है जहां पे हर व्यक्ति को रोजगार का मौलिक अधिकार होगा और वो रोजगार भी उसके पोटेंशियल का रोजगार होगा। अभी जो आप लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पा रहे हैं ये बदल जाएगी। आपको जो है आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने वाले संस्कार, शिक्षा, हुनर और टेक्नोलॉजिकल इनेबलिंग ही शिक्षा के तहत दी जाएगी। और माइलस्टोन के हिसाब से उनके सर्टिफिकेशन होंगे, राइट। तो पोटेंशियल तक जाने की यात्रा को जो है ना छोटे छोटे माइलस्टोन में बांटा जाएगा। हर माइलस्टोन का एक शिक्षा होगी और हर माइलस्टोन के लिए एक सर्टिफिकेट भी होगा। उसी के आधार पर जैसे आप माइलस्टोन बढ़ते जाएंगे, तो जैसे मान लो आपने छोटा किया तो वो पहला माइलस्टोन आपका मिडिल क्लास हो गया, राइट। यदि आपने दूसरे माइलस्टोन की शिक्षा पाली तो आप हायर सेकेंडरी हो गए। तीसरे माइलस्टोन की शिक्षा पाली तो आपको जो है ना बैचलर्स डिग्री दे दी जाएगी। चौथे माइलस्टोन की शिक्षा में आपको मास्टर्स डिग्री दे दी जाएगी। 5वें माइलस्टोन की यात्रा में आपको जो है फिलॉसफी का वो दे दिया जाएगा। अगले बार जो है ना फिर आपको पीएचडी की डिग्री दे दी जाएगी। तो उसमें आपसे किसी विषय पर रिसर्च भी कराई जाएगी और पीएचडी की डिग्री मिलेगी और उसके साथ ही आपका पोटेंशियल का रियलाइजेशन भी होगा। तो देखो, इसको यदि बारीकी से योगेश जी अपन समझें तो फिर जो आज रोजगार के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति का पोटेंशियल आइडेंटिफाई करके उसको जो है उसकी स्पेसिफिक शिक्षा दी जाएगी। और वो व्यक्ति को जो है हर माइलस्टोन पर फिर 6 महीने उसको बहुत सतत अभ्यास कराकर उसको सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया जाएगा और फिर वो ओपन मार्केट में जॉब के लिए नहीं जाएगा। उसके लिए उसके माइलस्टोन के हिसाब से उसको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में उसको ऑलरेडी जगह होगी। तो उसे सिर्फ जो है ना ये डिसाइड करना है कि भाई इतनी जगहों पर जो है ना माइलस्टोन वन की जगह उपलब्ध है, आप इनमें से कहां जाना चाहेंगे। तो वो भी आपकी सुविधा से होगा। तो आप देखिए कितने फायदे हो गए आपको। पहले आज तक किसी ने, योगेश जी, किसी का पोटेंशियल नापने की कोशिश की क्या आज तक? नहीं की है। तो पहली बार हम व्यक्ति का पोटेंशियल नापेंगे। अभी तक तो आदरणीय ये होता है कि जैसे मान लो कोई पोटेंशियल लीडर है ये या कोई उम्र में बड़ा है तो वो क्या करता है, उसको दबाने का प्रयास करता है। मैंने देखा अभी 99% लोग ऐसे ही करते हैं। पोटेंशियल को पहचान नहीं पाते। एक्चुअली मैं उसको मैं एक मिनट लेट मी फिनिश।
हाँ हाँ। जैसे मैं बीजेपी संगठन मंत्री बना, संघ से हूँ, भगवत शरण माथुर ने मुझे मुझे संगठन मंत्री बना दिया, चुनाव संगठन सहायक। ओके। है, दिल्ली कार्यालय पर श्याम जाजू, पंडित राम प्यारे पांडे सब बोलते थे हम्म। कि योगेश या तो आप रामचंद्र हो या राम हो। राम प्यारे पांडे जी ने मुझसे कहा। ओके। मेरे सत्ते पे संगठन मंत्री बनाया, शिवराज सिंह के पहले दिन झूठ पकड़े। हाँ हाँ। और मैं जो जो कहता हूँ, मेरा आप देखो, मेरी वाणी आप देख लो, मैं जो जो कहता हूँ वो होता है। अभी मैं आपको प्रूफ के लिए आगे जो बोलूंगा वही होगा। जी। मैंने 240 से 243 सीट बोला और मैंने कहा 100 सीट पे बीजेपी मैनिपुलेशन करेगी। हाँ, तो देखिए 13% डेटा उड़ीसा और आंध्रा में बढ़ाया। इसलिए पहले दो चुनाव आयोग ने 12वें दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो शाम को कहती 50% वोटिंग हुई, 11 बजे बोलती रात को 56%, फिर उसके 2 दिन बाद कहती 63%, 13% बढ़ा दिया। और पहले 2 राउंड में बीजेपी की सीट ज्यादा आती है। तो एडीआर कहता, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिसमें प्रशांत भूषण ये सब लोग हैं, जगदीप चौखर्जी प्रोफेसर है ना, शास्त्री जी हैं, तो ये कहते हैं कि भाई 79 सीट पे क्या, मैं कहता हूँ 100 सीट पे मैनिपुलेशन है। नहीं तो बीजेपी की 143 सीटें सर कभी ज्यादा नहीं आएगी, ना ही कांग्रेस की। नहीं, लेकिन देखो, सवाल बीजेपी और भाजपा या जो है कांग्रेस या सपा और बसपा का नहीं है। हाँ, सभी राजनीतिक सभी पार्टियां सभी सभी मेरा भी ये एक मतलब ही है सब। पहले के चट्टे बट्टे हैं। यस। और इनमें से कोई भी आपको अच्छा भारत देने की स्थिति में नहीं है। हाँ और ये तो आपको ये भी नहीं बता रहे हैं कि इन्होंने अंग्रेजों से कितनी साठगांठ की है। हाँ इन राजनेताओं ने आपके साथ, देश की जनता के साथ शुद्ध विश्वासघात किया है। डरे हुए अंग्रेजों से। मैं आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भेजूंगा जो ये बताता है कि ये अंग्रेज कितने डरे हुए थे। यस। मतलब इनका जो कमांडर इन चीफ आचन लेक था, उसने इनको एक पत्र लिखा कि चारों तरफ बगावती तेवर हैं। यदि आप आजाद हिंद फौज का ट्रायल ड्रॉप नहीं करेंगे तो एक चीज आप समझ लेना कि आप भारत से सुरक्षित बच के नहीं भाग पाएंगे, आप यहीं पे बूचर कर दिए जाएंगे। ये लिखा उसने। और किसको लिखा उसने? वो खुद ही कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस था, तो बहुत सुप्रीम कमांडर था वो। तो क्या नाम था उसने उसका? लिखा लॉर्ड आचिन लेक। आचन लेक। हाँ। और हाँ। उसने ये पत्र लिखा उस समय के वाइसरॉय, जो मुख्य सब मतलब भारत के मुखिया थे, वाइसरॉय लॉर्ड बॉवेल को लिखा। यस। अंग्रेजों के इतिहास में पहली बार कोई केस ड्रॉप किया है। आपको मालूम है? आजाद हिंद फौज का ट्रायल ड्रॉप किया गया था लॉर्ड आचन लेक की रिकमेंडेशन के आधार पर। और फिर इसी लॉर्ड आचन लेक ने एक प्लान बनाया जिसका नाम रखा था एग्जिट प्लान। मतलब विषम परिस्थितियों में हमें इस देश को छोड़ के भागना पड़े तो हम किन मुट्ठी भर अंग्रेजों के साथ इस देश को कैसे भागेंगे, उस प्लान का नाम था एग्जिट प्लान। ओके। अब बताइए, इससे बड़ा कोई दस्तावेजी साक्ष्य हो सकता है कि अंग्रेज कितने डरे हुए थे? नहीं। देखो, तीसरा साक्ष्य मैं बताता हूं कि इन्होंने जो है 1948 में इस देश को छोड़ने का विचार बनाया था। इतने बगावती तेवर थे कि उसके 10 महीने पहले ये इस देश को छोड़ के भाग गए। हमने ऐसे डरे हुए अंग्रेजों से साठगांठ की, दुष्टता की, सुभाष चंद्र बोस के साथ विश्वासघात किया और इन्हें प्रतंत्रता को खरीदने के लिए 700 करोड़ रुपए दिए। ये बात मुझे अभी जो है आरबीआई की बैलेंस शीट से मालूम पड़ी 1947 की। तो इन हमारे दुष्ट राजनेताओं ने 700 करोड़ रुपए अंग्रेजों को दिए। आपको मालूम है किस चीज के लिए दिए? किसके लिए? 2 कंपोनेंट हैं उनके। एक कंपोनेंट है, जिन अंग्रेजों ने आपको लाठियां भांजी आपके ऊपर, आपके वयोवृद्ध लाला लाजपत राय को जो है बीच सड़क पर जो है ना कूट कूट के मार डाला, जिन्होंने शांति से बैठे हुए लोगों को चारों तरफ से, चारों दरवाजे मतलब चारों तरफ से रास्ते बंद करके जलियांवाला बाग में हमें गोलियों से भून डाला, ऐसे अंग्रेजों को ताउम्र पेंशन के साथ ससम्मान इन्हें जो है सम्मान के साथ भेजा गया। सभी अंग्रेजों को ताउम्र पेंशन कैलकुलेट करके दी गई है। ये 700 करोड़ का एक कंपोनेंट था। ये कौन से सन तक दी गई आखिरी?
1947 में एक साथ कैलकुलेट करके दे दिया गया आरबीआई अच्छा, इकट्ठा, हाँ, लास्ट तक का दे दिया होगा। हाँ हाँ हाँ, पूरा कैलकुलेट करके एक साथ दे दिया, बात का कोई लफड़ा ही नहीं। अच्छा, हाँ। और दूसरा जो कंपोनेंट था कि अंग्रेजों ने जो हमारी ही धन से, हमारे ही श्रम से जो भवन बनाए थे, राष्ट्रपति भवन से लेके पार्लियामेंट से लेके जितने भी भवन बनाए थे, उन सब की एग्जैजरेटेड कीमत कैलकुलेट करके 700 करोड़ बनी, और वो 700 करोड़ इन दुष्ट राजनेताओं ने अपने पिताजी की संपत्ति समझते हुए अंग्रेजों को दे दिया। मेरा योगेश जी आपसे अनुरोध है कि क्या इनके पिताजी की संपत्ति थी, क्या इनके नहीं। बाप का माल था ये 700 करोड़ रुपए? नहीं। इन्होंने देश की जनता को क्यों नहीं बताया ये? मतलब अच्छा, एक और मुझे डेटा मैंने पढ़ा था कहीं, ये शशि थरूर ने भी किताब लिखी, उसमें एग्जैक्ट डेटा लिखे, 45 ट्रिलियन डॉलर के आसपास वो बनता जो अंग्रेज लूट के ले गए। आज की डेट में ये तो होता लगभग है 4000। वो लूट के ले गए जिसके पास आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। जैसे उन्होंने आपकी ग्राम स्वराज्य को अंग्रेजों ने तोड़ा, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। और बताइए महात्मा गांधी की कितना दुष्टता है, वो कहते हैं हम ग्राम स्वराज ग्राम स्वराज, ये उन्होंने नहीं कहा कि अंग्रेजों ने ग्राम स्वराज कैसे तोड़ा और हम उसे अब पुनर्स्थापित करेंगे। उन्होंने ऐसा कॉन्सेप्ट दे दिया जैसे ग्राम स्वराज जो है ना महात्मा गांधी जी का कॉन्सेप्ट हो। महात्मा गांधी जी का कॉन्सेप्ट था क्या ये? नहीं। तो हम लोग कितने दुष्ट थे। गीता का जो है वो है कि अहिंसा परमो धर्मा, और उसी गीता का दूसरा उसमें उसी श्लोक का दूसरा हिस्सा है कि धर्म से हिंसा तदेव चा, धर्म की रक्षा के लिए जो हिंसा की जाए वो अहिंसा से भी श्रेष्ठ है। तो महात्मा गांधी ने ऐसा कैसे कह दिया कि अहिंसा उनका कॉन्सेप्ट है, और उन्होंने दुष्टतापूर्वक वो दूसरी लाइन छिपा दी कि धर्म की रक्षा के लिए की गई हिंसा वो अहिंसा से श्रेष्ठ है। तो क्या महात्मा गांधी जी दोगुले चरित्र के व्यक्ति नहीं थे? है ना, तभी तो गोडसे ने मारा, और गोडसे भी दोगुले चरित्र का था, इसलिए जज और जल्लाद ने उसको फांसी पर लटकाया। जिसका इन बातों में ना जाएं, अपन मैं जनरलाइजेशन बता रहा हूँ, जिसकी कथनी, मैं आपको ये बताऊं, एक लाइन बस, जिसकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होगा उसे कोई मार नहीं सकता, उसकी मृत्यु उसके चाहने से होती। इतिहास उठा लीजिए, जिसकी भी कथनी और करनी में अंतर रहा, जो संसार की भलाई के लिए काम नहीं करेगा निस्वार्थ, निष्कपट, निश्चल और निष्काम भाव से, उसका कहीं ना कहीं उसको भोगना है। बस आप बोलिए आगे। तो मेरा निवेदन ये है कि इन राजनेताओं ने दुष्टतापूर्वक स्वतंत्रता खरीदी, एक ऐसा संविधान बनाया जिसका 80% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया। हमारे पूजनीय बाबा अंबेडकर जी ने बड़ी मेहनत करके विभिन्न जो है ना संविधानों का अध्ययन करके उनके अच्छे अच्छे हिस्से जैसे फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जैसे अच्छे अच्छे प्रावधानों को उन्होंने खोजा और उस 20% में संजोया। इन दुष्ट राजनेताओं ने बाबा आम्बेडकर के उन प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 55 कानून बना डाले, 55 कानून। तो ये राजनेता तो दुष्ट है। बाबा अंबेडकर की भी तो कथनी और करनी में अंतर था। अरे इन बातों में ना जाएं अपन, उसने जो अच्छा किया उसकी सराहना करो ना। ठीक है, वो भगवान तो नहीं है ना। हाँ, यही मैं कह रहा था। उन परिस्थितियों में जो कुछ किया उतना अच्छा किया, और ना हम और आप भगवान है। इन परिस्थितियों में हम और आप जो कुछ कर रहे हैं वो अच्छा ही है। तो हम चरित्रों का छिंद्रान्वेषण करने की बजाय किसी ने जो थोड़ा बहुत भी अच्छा किया उसकी पूजा। देखिए हम लोग तो उसमें हैं कि स्वान निंद्रा, तो मतलब पक्षियों में, पशुओं में, कहीं पे भी कोई अच्छी चीज दिखी तो हमने उसे उस बात के लिए गुरु मान लिया। तो हमें तो जो है संस्कार में मिला है कि हम बुराइयां नहीं देखते हैं, अच्छाइयों को देखते हैं और अच्छाइयों को पूछते हैं, और कहते हैं कि सार सार को गह लिया थोथा दे उड़ाए। राइट? तो जहां भी सार मिल जाए उसको गह लीजिए, थोते के चक्कर में मत पड़िए योगेश जी। हाँ, श्रेष्ठ करें, वो तो खैर मैं भी श्रेष्ठ करता हूँ, मैं तो जनरल उदाहरण देता हूँ। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि सार सार को गहने की बात करें। तो इन्होंने आपके ऊपर गुलामों के नियम थोप दिए। भाई अंग्रेजों ने 1860 के आसपास 1857 जैसी क्रांति दोबारा ना हो उसे कैसे कुचला जाए, कैसे भारतीयों को कदम कदम पर अपमानित किया जाए, उत्पीड़ित किया जाए, शोषित किया जाए,
और न्याय का ढकोसला करते हुए प्रक्रिया में उलझाकर न्याय से वंचित रखा जाए, जिससे कोई भी भारतीय अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध खड़ा ना हो पाए। वो घटिया लाटसाबी व्यवस्था आज हमारे जनता पे क्यों थुपी हुई है? और ये राजनेता साले इतने दुष्ट हैं कि मूर्ख बनाने के लिए कहते हैं जनता ही जो है राजा है। अरे जनता राजा नहीं है, जनता को कानूनन आपने गुलाम बना के रखा है, कानून में गुलाम बना के रखा है। यस। तो ये तो मूर्ख बनाने वाली बात हुई ना। तो आज भी तो हम कॉर्पोरेट ही है ना 99 ईयर्स की लिस्ट पे। वो लीज तो कोई ज्यादा मायने नहीं रखती है। किसकी औकात है कि जो हमसे लीज वाली बात करे? हाँ सही है। नष्ट कर देंगे उसको। यस। किसी की औकात जो कहे कि साहब अब मैं मुझे वापस दे दो, उसको नष्ट कर देंगे। जो ऐसी बात करेगा उसको नष्ट कर देंगे। मेरा बस चलेगा तो जो है क्वीन जो है उनको और या प्रिंस को जो है ना अब देश में आने के लिए वीसा लेना पड़ेगा भारत से। ये जो है ना गुलामी की जो कि हम उनको 21 तोपों की सलामी भी दे रहे हैं, क्या क्यों दे रहे हैं? इन दुष्टों ने हमारा शोषण किया, मक्कारी की, बदमाशी की, गुलाम बनाया, हमारी अर्थव्यवस्था को तोड़ा, हमारे ग्राम स्वराज्य को तोड़ा। ग्राम स्वराज्य को कोई नहीं तोड़ पाया, अकेले अंग्रेजों ने ग्राम स्वराज्य को तोड़ा है। इसके पहले किसी ने हमारे ग्राम स्वराज्य में नहीं घुस पाया। मतलब राजा महाराजा बदले, मुगल्स भी आ गए, लेकिन हमारे ग्राम स्वराज्य में कोई भी सेंध नहीं लगा पाया। अंग्रेज अकेले ऐसी अथॉरिटी रहे हैं जिन्होंने आपकी ग्राम स्वराज्य को तोड़ दिया, जिन्होंने 60% जो है ना। अब आप बताओ, जब आपके यहाँ भुखमरी हुई है उस समय भारत में रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है, फिर भी हमारे लोग मारे गए, वो भी खाना ना मिलने से मारे गए। तो ये दुष्टता किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। हम गरीब थे इसलिए हम भुखमरी, नो, हम गरीब नहीं थे, उस समय हमारा रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। समझ गए योगेश जी? यस। तो हम भोजन के अभाव में नहीं मरे हैं। इन्होंने टैक्सेशन से हमसे सामर्थ्य ले लिया, हमारा अनाज छुड़ा लिया, उसे जो है ना बाहर भेज दिया। तो इसलिए लोगों को खाने के लिए नहीं मिला। और ये तो चाहते थे कि जो है ना आप भूखों से मरें, आप और जो है ना हीन भाव ना रहे, आप जो है ना चंद रुपए की खातिर जो है ना इनके हुक्म पे काम करें और अपने ही भारतीयों पे गोली चलाएं। सही है। इन्होंने भारतीयों को ही पे ही तो जुल्म ढलवाया है। जलियांवाला बाग में हुक्म का पालन करते हुए गोलियों से भूनने वाले कौन थे? सब भारतीय थे। तो योगेश जी, मेरा तो एक छोटा सा मूल मंत्र है कि भैया अच्छे भारत का संकल्प लो, और आप जैसे भी हो हमें ग्राह्य हो। मतलब हमें सज्जन अकेले नहीं चाहिए, हमें दुर्जन भी चलेगा। हमें किसी भी पार्टी का अंधभक्त चलेगा, किसी भी पार्टी के दरिया बिछाने वाला चलेगा, किसी भी पार्टी की कुर्सियां लगाने वाला, पोस्टर लगाने वाला, उनका जुलूस निकालने वाला, मोदी है तो मुमकिन कहने वाला, सब चलेंगे। यस। राहुल मुमकिन है, फलाना मुमकिन है, ये शहजादा, वो सदा, जो जिसको कहना कहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप अच्छे भारत का संकल्प ले सकते हो। यस। हम इस अच्छे भारत के संकल्प के से 100 करोड़ लोगों को जोड़कर ये पूरी व्यवस्था बदल देंगे। आपको 5 मौलिक अधिकारों के तहत एक ऐसा अद्भुत भारत दे देंगे कि आपको कुछ गड़बड़ी करने की जरूरत ही नहीं होगी। और यदि आपका खून खराब हो गया है, प्रवृत्ति खराब हो गई है, तो ऐसा हमने मॉडल बनाया है अपराध मुक्त भारत का, जिसमें बटन दबाओगे आपके विरुद्ध FIR हो जाएगी। झूठी, आज की दुष्ट व्यवस्था के तहत जो झूठी FIR दर्ज होती है पैसे के प्रभाव में, राजनीति के प्रभाव में, वो एक जघन्य अपराध बन जाएगी। झूठी गवाही देना एक जघन्य अपराध बन जाएगा। पुलिस के द्वारा FIR की तायद करके अपने मन से फर्जी बयान लिख लेना, वो भी जो है ना परजरी का जघन्य अपराध होगा। पुलिस के द्वारा झूठी विवेचना करना परजरी का जघन्य अपराध होगा। वकीलों के द्वारा गलत तथ्यों को प्रस्तुत करके, गलत जो है ना बहस करके निर्दोषों को दोषी और दोषियों को निर्दोष साबित कराने वाले ये वकील परजरी के जुर्म में जो के भागीदार होंगे, इनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान होगा, पुलिस की नौकरी जाने का प्रावधान होगा, वकीलों के लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान होगा, और इनके जेल में सड़ने का प्रावधान होगा। ये सब नहीं कर पाएंगे, ये कानून में प्रावधान। और तो अभी जो है, हाँ। एक प्रश्न मेरा आ रहा है,
अभी ये लोग जो जैसे टीआई है, अब आप तो डिपार्टमेंट में रहे हैं, है ना, और जो संविधान को जानेगा वो टीआई है, धाराओं को जानेगा। तो ये टीआई डरते क्यों नहीं कोर्ट से? जैसे अभी एक धारा इन्होंने कोर्ट भी दुष्ट है, ये भी दुष्ट है। सर लेट मी फिनिश, मैं पूरा ही नहीं हुआ, आप बीच में बोल देते हैं। मैं कितनी देर सुनता हूँ आपको जी, बोलूं? तो इन्होंने, किसी व्यक्ति ने कहा, मैं करंट केस है, मैंने एसपी को ही बोला था, तो उसने धारा 66 लगा दी और 353 भारतीय न्याय संहिता, जबकि एससी की महिला है, जो फर्जी तरीके से ऑफिस में बैठती है, लिखा पढ़ी करती है, पैसे उगाती है। एससी का ही, शेड्यूल कास्ट का ही वो नायब तहसीलदार है, एसडीएम है। अब उसके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा है, जानकारी दी गई, प्रूफ ना ही 353 आईपीसी में क्या था, डिस्टर्बेंस करते हैं अधिकारी को, उन्होंने कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं किया, और इन्होंने वो 353 लगा दी पुलिस ने, और आईटी एक्ट 66 लगा दी। आईटी एक्ट क्यों लगाई कि एक पेपर ने, आईटी 66 जो है संविधान, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है, वो नल एंड वॉइड हो गया है, वो नहीं लगाया जा सकता है। तो एसपी को नॉलेज नहीं है, एसपी बोल रहा है। एसपी को नॉलेज नहीं होगा ना, तो मैंने बोला ना उनको, और जिस मीडिया ने छापा है 66 जो है, इट नाउ अनफ्रक्चुअस, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज डिक्लेयर्ड बाय द, सो इट्स ए नल एंड वॉइड। तो ही वाज टॉकिंग अबाउट दैट कि वो 66 का, मैंने कहा एसपी को कि एक तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, दूसरी बात है अनुसूचित जाति जो शब्द है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है। मैंने कहा आप बताइए कौन सी जाति की महिला है या अधिकारी है, तो एसपी को नहीं पता था। तो मैंने कहा ये मानसिक द्वेष या उसको प्रताड़ित करने के लिए थोड़ा ना कहा गया। और जिस पेपर ने छापा है, सर एक मिनट पूरा कर, जिस पेपर ने छापा आपने उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं की? और जो तीनों व्यक्ति अधिकारी, वो महिला, किसी ने एफआईआर नहीं करी। ये विधायक क्यों इंटरेस्ट ले रहा है इसमें? और आज तक तो वो एससी के पक्ष में बोला ही नहीं, और उसके भ्रष्टाचार निकाले गए हैं। 2009 से सारे भ्रष्टाचार निकाले गए हैं। उसने खुद इंक्रोचमेंट किया है गवर्नमेंट लैंड्स पे, उस पर घर बना दिया। तो मैंने कहा उसके खिलाफ तो आप एफआईआर करते नहीं है। तो एसपी चुप थे। मैंने कहा बताइए आप ही, मुझे तो नहीं पता कौन सी धारा, आप ही बताइए धारा, वो कौन सी जाति की है वो महिला या अधिकारी। जब आपको पता ही नहीं तो आपने क्यों लगाई है? और कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया अधिकारी को 353 में। और ऐसा कोई वो भड़काया भी नहीं जनता में या मीडिया में कि उसमें। तो ये 353 जो है लोगों को जेल में भरने का टूल है। यस, मतलब एक भ्रष्ट व्यक्ति से आप कहो कि आप जो है ना ये गड़बड़ी कर रहे हो, वो कहेगा कि मेरे शासकीय कार्य में व्यवधान हुआ और आपको जेल भिजवा देगा। हाँ, क्यों? क्योंकि वो लाट साहब हैं और आप गुलाम हैं। नहीं, उसमें 353 में सर, उसमें यह है कि जब आपको आपराधिक शासकीय कार्य में व्यवधान के लिए धारा 353 आईपीसी होती है। नहीं, उसमें बल प्रयोग किया गया है, मान लो कोई काम को रोकने के लिए, तो पहला धारा है। शासकीय कार्य में व्यवधान वर्ड का यूज है, तो उसमें बल प्रयोग होना जरूरी नहीं है। नहीं, उसमें 3 सेक्शन है, 1, 2, 3। हाँ, लेकिन व्यवधान इन जनरल भी पर्याप्त है। यस, तो मगर वो मिलेगा, वो व्यवधान कब होगा? जब वो मिलेगा तभी होगा ना। वो तो उस पर बोल ही नहीं रहा, वो तो मीडिया छाप रही है। तो मीडिया ने छापा, उसने कहाँ विधान पैदा किया? मेरा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि उसको फिजिकली उसके काम में व्यवधान डालना चाहिए, फिजिकल कंपोनेंट होना चाहिए। कहीं न्यूज से व्यवधान पैदा नहीं होता है। यस, तो यही तो मैंने एसपी को क्या बोला कि मिस्टर यू विल गो टू द कोर्ट। एसपी से क्या बोलने से फायदा होगा? सुनिए, तो हम कोर्ट गए, किसी के चरणों के जो है ना सेवक बने हुए हैं। सर अभी वो एसपी है ना, मैंने सीताराम कुंटे के खिलाफ मास मर्डर का केस रजिस्टर किया, चीफ सेक्रेटरी। मैं जज हूँ, मैं सीबीआई गलती करता है ना चंद्रचूड़, मैं पकड़ लेता हूँ। आप जो कुछ कर रहे हैं करते रहिए योगेश जी। मेरे लिए तो आप एक काम करिए, अच्छे भारत का संकल्प जो है हर सप्ताह दोहराइए, हनुमान की सूची बनाइए, जो आप यही काम करें। और ये जो हर रविवार को शपथ लेना है वो एक व्यक्ति नहीं कराएगा, वो रोस्टर बना के हर व्यक्ति अलग अलग चार्ज लेगा, और उसको ये संकल्प लेने के लिए भी 3 मार्क्स मिलेंगे, और जो उसमें इकट्ठा होगा उसको 1 मार्क्स मिलेगा। और इसी मेरिट लिस्ट के आधार पर, इसी मेरिट लिस्ट के आधार पर देश में प्रधानमंत्री भी बनेगा, मुख्यमंत्री भी बनेगा, और संविधान की वो चीज बदल दी जाएगी कि जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे बनेगा, वो अपनी मेरिट लिस्ट के आधार पे बनेगा। जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा वही एक आधार होगा। प्राइम मिनिस्टर नहीं चुनेगा उसे। और यही व्यवस्था मुख्यमंत्री के लिए भी की जाएगी कि मुख्यमंत्री मंत्री को नहीं चुनेगा। मुख्यमंत्री
कि एक कमेटी बन के जो है ना हम ये निर्णय ले सकते हैं कि उसको पोर्टफोलियो क्या देना है, लेकिन वो मंत्री अपने औकात पर बनेगा, अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आकर बनेगा। हाँ, तो जो मुखिया के लायक होगा तो वो तो ऑटोमेटिक यही प्रक्रिया होती है, तभी तो मुखिया कहला रहा है वो। मुखिया और उसके जो मुझे मुखिया से लेना देना नहीं है, मुझे केवल संकल्प शक्ति से लेना देना है। दिमाग तो हम जो प्यूरिफिकेशन का प्रक्रिया रखी है उसके दिमाग का तो यूज कर लेंगे हम। यस, तो हम हर चीज को रिफाइन करने के लिए 4 स्टेज बना रहे हैं, वहां पर जो भी दिमाग है वो तो वहां पे आ जाएगा, तो दिमाग की चिंता नहीं करना है। हमें केवल अच्छे भारत की संकल्प शक्ति को इकट्ठा करना है, और व्यक्ति जो है बड़ा नहीं होगा। मोदी है तो मुमकिन है नहीं होगा, भारत है तो मुमकिन है। अच्छा भारत होगा तो हर चीज मुमकिन है। यस, भारत मुमकिन होना चाहिए। करेक्ट, अच्छा भारत मुमकिन है जी, अकेला भारत भी नहीं, अच्छा भारत। और अच्छे भारत की डेफिनेशन क्या है? 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों वाला अद्भुत भारत, जिसमें हर व्यक्ति को रोजगार का मौलिक अधिकार, जैसे हर व्यक्ति को उसके पोटेंशियल के रोजगार को रियलाइजेशन वाली शिक्षा, ना उसे रोजगार के लिए ना ही उसे शिक्षा के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं देना होगा, उसे जो है भोजन का मौलिक अधिकार, उसे स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, और उसे समृद्धि और खुशहाली का मौलिक अधिकार मिलेगा। प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी, ये लाट साहब नहीं रहेंगे, इन्हें काम करने का वेतन मिलेगा जिसे रेवेन्यू स्ट्रीम कहेंगे। और सो रेवेन्यू स्ट्रीम में काम की गुणवत्ता, पब्लिक की फीडबैक, वेशभूषा और व्यवहार, ये 4 कंपोनेंट भी कलेक्ट किए जाएंगे, और इन्हीं के आधार पर जो है आगे चल के आपकी एसीआर बनेगी। तो भविष्य में शासकीय सेवकों की एसीआर जो है कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं लिखेगा और ना ही कोई राजनेता लिखेगा। उसकी जो एसीआर है वो वर्क कंपोनेंट पे जो उसका असेसमेंट हो रहा है, जो मैंने 4 तरीके के असेसमेंट बताए हैं, उसके आधार पर उसकी एसीआर ऑटो जनरेट होगी, और उसी आधार पर उसे पदस्थापनाएं मिलेंगी, उसी आधार पर उसे पदोन्नतियां मिलेंगी। लिहाजा जो है ये स्थानांतरण उद्योग बंद हो जाएगा, तो राजनीतिक उद्योग बंद हो जाएगा, राजनीतिक पार्टियां बंद हो जाएंगी, राजनेता बंद हो जाएंगे, क्योंकि राजनेता नहीं होगा, वो राष्ट्र नेता कहलाएंगे। जो अच्छे भारत का संकल्प लेंगे उन्हें हम राजनेता नहीं कहेंगे, हम उन्हें राष्ट्र नेता कहेंगे जी। तो इस प्रक्रिया में आप देख रहे हैं सभी राजनीतिक पार्टियां निर्मूल हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। विलुप्त हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? हो जाएंगी। और राजनेता की जगह अच्छे भारत का संकल्प लेकर जो अधिक से अधिक लोगों को जेड़कर उभरेंगे, वो जो है राष्ट्र नेता कहलाएंगे, और वही सरपंच बनेंगे, वही पार्षद बनेंगे, वही मेयर बनेंगे, वही जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे, वही प्रदेश के मुख्यमंत्री और वही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसमें कोई संदेह आपको योगेश जी समझ में आ रहा है क्या? नहीं, कोई संदेह नहीं। ये नेचुरल प्रोसेस है। आप जो कह रहे हैं ना, बिल्कुल नेचुरल है ये। तो हम जो कह रहे हैं वो करते हैं, तो वी फॉलो द नेचुरल ऑफ जस्टिस, नेचुरल ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी अपने आप इवॉल्व हो रही है, और वो संकल्प शक्ति से इवॉल्व हो रही है। अच्छे भारत की संकल्प शक्ति से। यहाँ तो जो है ना चाटुकरता से इवॉल्व हो रही है, जो जितना मक्खन मार रहा है उसको वो चीज मिल जा रही है, दुष्टों को मिल जा रही है। यहाँ तो हम ये कह रहे हैं योगेश जी, यदि आप देश में सबसे अधिक लोगों को जोड़कर प्रधानमंत्री की शपथ ले लेंगे, तो यदि आपकी सुनने की इच्छा हो तो मैं आपको समझाऊं कि योगेश जी जो है प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बावजूद भी अच्छे भारत के सामने 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों के सामने शपथकृत योगेश जी एक अत्यंत ही बौने प्राणी होंगे जी। शपथकृत प्रधानमंत्री जी। आप प्रधानमंत्री की शपथ ले चुके हैं जी। आप यदि हमें कहें तो मैं इसको विस्तारित करूं। समझाइए। बिल्कुल। अच्छा, तो इसमें जो है हम पार्लियामेंट्री रूल में थोड़ा सा चेंज कर देंगे, विधानसभा के बिजनेस रूल्स में थोड़ा सा चेंज कर देंगे। अब आगे चल के विधानसभा या पार्लियामेंट में ना तो कोई विधायक, विधेयक, कोई भी चीज जो है वो
सीधे नहीं लाई जा सकती है। ना विधायक ला सकता है, ना जो है कोई मंत्री ला सकता है, ना मुख्यमंत्री ला सकता है, ना प्रधानमंत्री, ना उप प्रधानमंत्री, ना ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मिनिस्टर, और ना ही सांसद। जो भी वो मसौदा चाहते हैं वो मसौदा बना के उन्हें एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत गुजारना हो। इस पारदर्शी प्रक्रिया के 4 अंग हैं। पहला स्टेज है कि जिस विषय वस्तु पे आप कर रहे हैं उसमें जिन लोगों ने अपनी जिंदगी लगा दी है उनका ट्रांसपेरेंट तरीके से इम्पेलमेंट होगा और उसे टास्क फोर्स कहा जाएगा। तो जो ये मसौदा है, चाहे मैथिली शरण गुप्त के जो 21 महालक्ष्य और जो टेक्नोलॉजी और जो चीज बनाई है, वो भी मैथिली शरण गुप्त जो है किसी पर थोप नहीं पाएंगे। मैथिली शरण गुप्त को वो मॉडल जो है सबसे पहले जिन्होंने अपनी जिंदगी लगाई है, ऐसे लोगों को पारदर्शी तरीके से पहचान के उनका इम्पेलमेंट होगा और उन्हें टास्क फोर्स कहा जाएगा। ये मसौदा टास्क फोर्स के पास जाएगा और टास्क फोर्स एयर कंडीशन कमरे में बैठ के बात नहीं करेगा। वो जो भी बात करेगा वो लाइव रिले होगी और उसे दुनिया सुनेगी और आप उस पर प्रश्न भी पूछ पाएंगे। ये प्रक्रिया 15 दिन तक चलेगी और इस महामंथन से जो चीज निकल के आएगी उससे मैथिली शरण गुप्त का जो मॉडल्स है उसमें पहली डिग्री का सुधार किया जाएगा। नाउ दूसरे चरण में ये रिफाइंड मॉडल जो है वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास जाएगा। तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट का भी पारदर्शी तरीके से इम्पेलमेंट होगा और ये मॉडल रिफाइंड मॉडल जिसका एक रिफाइनमेंट हो चुका है, ये रिफाइंड मॉडल उसके पास पहुंचेगा और वो भी जो है खुले मंच पर लाइव ब्रॉडकास्ट के जरिए जहां लोगों के विचार भी आएंगे, लोग प्रश्न भी पूछ पाएंगे। 15 दिन तक ये दूसरा महामंथन चलेगा और उस महान मंथन से जो चीज निकल के आएगी उससे दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। फिर पब्लिक जो कि भाषाओं में, जातियों में और क्षेत्रों में फैली हुई है, क्योंकि उन्हें ज्यादा समय चाहिए, तो आम जनता को 45 दिन का समय मिलेगा और वो भी लाइव चर्चा होगी। उन्हें कुछ नहीं कहना है, उन्हें केवल अपनी चिंताएं, अपनी शंकाएं, अपनी कुशंकाएं और उनकी टूटे फूटे शब्दों में जो 2-4 सुझाव उनसे बन पड़ते हैं वो उन्हें देना है और उस पर भी विचार होगा, उस पर भी मंथन होगा। सभी लोग जो है ना, ये भी लाइव चलेगा और इस 45 दिन के जो महामंथन से जो चीज निकल के आएगी उससे तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। अब चौथे पॉइंट में योगेश जी आते हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है। योगेश जी का मंत्रिमंडल आता है जो कि मेरिट के आधार पर बना हुआ है, जो योगेश की चॉइस के हिसाब से नहीं बना है। योगेश को अपना मंत्रिमंडल चुनने की कोई स्वतंत्रता ही नहीं है, ठीक है ना? करेक्ट। जो सांसद हैं, इसी प्रकार जो सभी मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, राज्य सरकार के मंत्री हैं, विधायक हैं, राइट, और तृतीय चरण के जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, मेयर हैं, ये सब जो है इस स्टेज पर चौथे चरण पे आएंगे और पार्लियामेंट, विधानसभा और उस सब के बाहर 15 दिन तक उनका लाइव डिस्कोर्स होगा और इस महामंथन से जो पॉइंट निकल के आएंगे और वो जो है कोई भी राजनेता ये पब्लिक की तरफ की बात नहीं करेगा क्योंकि पब्लिक पहले अपनी बात कह चुकी है। तो अब योगेश को प्रधानमंत्री जो है, शपथकृत प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ेगा कि भाई साहब हम इसको इतने दिन से सुन रहे हैं, राइट, 2.25 महीने से, मुझे लगता है कि इसमें कुछ कुछ चीजें रह गई हैं, ये चीजें हैं, इनको जोड़ा जाए तो ये मॉडल और अच्छा हो जाएगा। तो ये बात शपथकृत प्रधानमंत्री योगेश जी व्यक्तिगत हैसियत में कह पाएंगे क्योंकि पब्लिक की ठेकेदारी तो खत्म हो गई है। पब्लिक ने तो 45 दिन में अपनी पूरी बात कह दी है। तो अब आप पब्लिक के ठेकेदार नहीं रहे हो। आप शपथकृत होने के बावजूद भी अब आप अपने प्रतिनिधि के, अपने आप की हैसियत से क्या बोल रहे हो वो ही बोल रहे हो। आपकी जनप्रतिनिधि की हैसियत खत्म हो गई। अब इस चौथा महामंथन में जो चीज निकल के आएगी उससे चौथी डिग्री के रिफाइन के साथ और ये चारों जगह पे जितनी भी चर्चा हुई है इसका कंपेंडियम फिर जो है पार्लियामेंट में या विधानसभा में पहुंचेगा और फिर नए सिरे से चर्चा होगी और फिर जो चीज निकल के आएगी वो जो है ना इस देश का नियम, कानून, मॉडल और व्यवस्था बनेगी। अब मैं योगेश जी आपसे पूछता हूं कि
आप एक अंदर से धूर्त व्यक्ति हैं, एक कल्पना कर रहे हैं हम, ठीक है ना, कि आप धूर्त हैं, आप अच्छे नहीं हैं, आपने अच्छाई का लवादा ओढ़ के रखा हुआ है, आपने अच्छे भारत का संकल्प जो है ना भी लवादा है। ऐसे शपथकृत योगेश जी, क्या आप 5 लक्ष्यों और 21 महालक्ष्यों के सामने बौने होंगे कि नहीं होंगे? नहीं, आप बच्चों बताइए। होऊंगा ना। मैं तो मेरी जो आप बोल रहे हैं ना, ये भावना मेरी है कि आई एम नथिंग डेमोक्रेसी में। नहीं देखो, इसमें व्यक्ति, देखिए हमने तो ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस बताई थी, उसमें नाम जो मैंने सिर्फ इसलिए लिया जिससे यू कैन रिएक्ट कि आप प्रधानमंत्री हैं। मेरा भी यही भाव है रानी, मतलब कोई भी मेरी जगह कोई भी वो भी कुछ नहीं होता डेमोक्रेसी में। अभी जब तक हम सत्ता में नहीं आते तब तक हम समझाएंगे लोगों को, लेकिन सत्ता में आने पर हम कुछ नहीं होते। अभी तो जो है ना ढकोसला है, अभी तो उड़ता है, अभी तो गुलामों का नियम है, अभी तो। अच्छा ये बताओ मुझे, मैं अब आपसे एक और चीजें पूछता हूँ जी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन राजनेताओं ने, अच्छा प्रधानमंत्री को क्या पावर है, संविधान ने क्या पावर दी है? यदि मैं सोचता हूँ अपने तरीके से तो मुझे प्रधानमंत्री का केवल एक ही पावर दिखता है, क्या? ही कैन रिकमेंड द नेम ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एक इकलौता एक ही पावर है प्रधानमंत्री का। बाकी सब पावर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कलेक्टिव पावर है। अच्छा, ये जो नोटबंदी का पावर जो था मोदी का, ये गलत था। यही कहना चाहता हूं कि इन्होंने उसे कैबिनेट में चर्चा ही नहीं की। इन्होंने सीधे अनाउंस किया, ये प्रधानमंत्री को पावर ही नहीं है। सेकंड, ये गलती और की है, पब्लिक असेसमेंट होना चाहिए हर पॉलिसी का, हर रूल्स एंड रेगुलेशन का। ये अभी जो हमने बताया, ये उस प्रक्रिया में असेसमेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब हम आपको ले जा चलते हैं जवाहरलाल नेहरू के समय में। जवाहरलाल नेहरू ने, जब हम कश्मीर में जीत रहे थे और हम सेना ये कह रही थी कि हम चंद दिनों में जो है ना पूरे कश्मीर को अपने कब्जे में कर लेंगे, उस समय अपने मंत्रिमंडल से चर्चा नहीं की, अपने गृह मंत्री सरदार पटेल से चर्चा नहीं की, तो क्या जवाहरलाल नेहरू को संविधान ने ताकत दी थी कि वो ऑल इंडिया रेडियो में जाकर जो है ना अनाउंस करें युद्ध विराम और यूएनओ में जाना? नहीं। ये दुष्ट जवाहरलाल नेहरू का असंवैधानिक कृत्य था। हम तुच्छ चरित्र के लोगों ने अपने लाभ के लिए हम चुप रहे। यदि हमने ये बात इसी भाषा में कही होती तो दुष्ट जवाहरलाल नेहरू की हिम्मत नहीं होती आगे गड़बड़ी करने की। तो सुभाष चंद्र बोस के अलावा कौन बोल सकता था उनको? किसी ने नहीं बोला। सुभाष चंद्र बोस के साथ तो दगा किया, उसको पकड़वा दिया, उसको अंग्रेजों को सुपुर्द कर दिया, सब कुछ तो कर दिया उसका बेचारे का। और जो चाइना को, आपको ये मालूम नहीं है कि ये सब हुआ है? मालूम सब हुआ है उसके साथ। मतलब ही वाज कॉट, ही वाज हैंडेड ओवर टू ब्रिटिशर्स। यस, उसमें गांधी का भी रोल था, सरदार वल्लभ का भी, इन सबका रोल है। नहीं, मेरा बड़ा सिंपल कहना है कि सबसे बड़ा दोष हमारा है कि हम अपने छोटे मोटे लाभ के लिए इनके जो है चरण सेवक बने हुए हैं, इनका स्तुति गान कर रहे हैं। हम संविधान की ठीक ढंग से विवेचना नहीं कर रहे हैं। हमें मोदी है तो मुमकिन है कहने में लज्जा नहीं आ रही है। इस देश का संविधान आपको अनुमति ही नहीं देता है कि मोदी है तो मुमकिन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है तो मुमकिन है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यस, बिल्कुल। और हम तो कह रहे हैं ये पावर आपके अंदर होना ही नहीं चाहिए कि आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तभी तो चर्चा होगी। यदि आप अपने प्यादों को इकट्ठा कर देंगे तो क्या चर्चा होगी? जो प्यादा जो है ना, जो प्यादा गलत बोलेगा उसको आप बाहर कर दोगे उठा के। सर एक पॉइंट और है कि जब चाइनीज अटैक कर रहे थे तिब्बत पे जी, तो उस समय तिब्बत की सेना जीत रही थी उनसे, लेकिन एक रसद की जरूरत पड़ी तो नेहरू जी ने बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछे, वो रसद बारला होता है, बारला एक भोजन होता है, तो बारला चाइनीज नहीं खाते हैं, तो चाइनीज को रसद पहुंचाएगी नेहरू जी ने। ये भी एक गलत काम किया था उन्होंने। मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन यदि ऐसा किया है तो मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। यस, हालांकि मेरी जानकारी में नहीं है, मैं इस बात को कॉन्फेस करता हूँ। हाँ, तो तभी तो वो आगे बढ़े थे, नहीं तो वो बढ़ ही नहीं पाते, खा नहीं पाते थे। तो ये तो दुष्टता है ना। फिर आप जो है, आपको यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में जगह मिल रही है, आप जो है ना बिना मंत्रिमंडल में चर्चा किए आपने किस अथॉरिटी से मना किया कि हमें नहीं चाहिए, इससे चाइना नाराज हो जाएगा? वैसे सर मैं बताऊं, जो प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए वो चाणक्य को ही होना चाहिए, चंद्रगुप्त को नहीं होना चाहिए। अरे यार, इस चक्कर में मत रहो। हमने तो आपको प्राइम मिनिस्टर बना के आप गड़बड़ी करने की स्थिति में नहीं हो तो आपको क्या प्रॉब्लम है फिर हमें?
बात मेरी और आपकी नहीं है, जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं हम ये कह रहे हैं कि ये नया कॉन्सेप्ट काम करेगा ना। हाँ हाँ यहाँ पे ये आप कोई काम कर ही नहीं पाओगे बिना रिफाइनमेंट प्रक्रिया में। तो एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि ये तो आपकी बड़ी लंबी रिफाइनमेंट प्रक्रिया है, 2-2.5 महीने लगेगा, हाँ तो इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे डील करेंगे? हाँ मैंने कहा बड़ा आसान है, हाँ इमरजेंसी घोषित करना होगी और इमरजेंसी के नियम होगा कि जो भी आप निर्णय होगे उसके लिए अकाउंटेबल होगे, नहीं तो जेल जाओगे, आपको जो है ना जेल में भेज दिया जाएगा। तो आप इमरजेंसी में ठीक निर्णय लेंगे, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहिए। यस बताइए, आपका इमरजेंसी में जो है ना सब लोग अकाउंटेबल होकर काम करेंगे। अभी तो बताओ कितनी दुष्टता है। देखिए, इमरजेंसी के दौरान जो कुछ भी गड़बड़ी हुई वो श्रीमती गांधी ने तो नहीं की है, हाँ वो तो हम जैसे प्यादों ने की है। तो हम जैसे प्यादों ने अपने लाभ के लिए की है। हमने यदि इन प्यादों को प्रोसिक्यूट करने का नियम बनाया होता तो दोबारा जो है ना कोई भी शासन में बैठा व्यक्ति अपने जो है ना प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग नहीं कर पाता। आज तो आरोप ही यही है कि प्रधानमंत्री जो है ना खुलकर जो है ना प्रशासनिक तंत्र का, चुनाव आयोग का, ईडी का, सीबीआई के, सबका जो है ना दुरुपयोग कर रहे हैं। यही है ना कि नहीं है? यदि आपने अकाउंटेबिलिटी का कोई नियम बना दिया होता, और जैसा मैं कह रहा हूं ऐसी एसीआर का सिस्टम होता जहां एसीआर कोई लिख नहीं पाता, और कंडक्ट रूल में लिखा होता कि यदि कोई ऊपर वाला गलत निर्णय लेता है तो कंडक्ट रूल के तहत आपकी जिम्मेवारी है कि आप उसे रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं तो गलत निर्णय के लिए आप भागीदार होंगे, आप जेल जाएंगे। यस आप बताइए, पूरी डायनामिक्स बदल जाएगी। यस करेक्ट। तो ये तो ये करेंगे नहीं ना, नहीं करेंगे। तो फिर इसके लिए अच्छे भारत का संकल्प ले लो। हाँ, एक पॉइंट मैं यहाँ आपसे पूछ रहा हूँ। जैसे मेरे नॉलेज में इंदिरा गांधी के जो एक ऑफिसर था आईएएस, यशवंत कपूर, जो चुनाव जब लड़ी इंदिरा गांधी राजनैन के खिलाफ, तो वहां पर वो प्रेजेंट था, इंदिरा गांधी के लिए काम कर रहा था। उसी के आधार पर जज सिन्हा ने उसको इलेक्शन को रिजेक्ट किया था। मतलब आप ठीक कह रहे हैं, मेरी अयोग्य जानकारी माना। में है ये बात। हाँ, अयोग्य माना। मगर इंदिरा गांधी भी गलती मिस्टेक्स को कमिट करती थी। वो इंद्राणी थी ना, तो इंद्र और इंद्राणी तो गलती करते ही है वो। हाँ, जैसे हनुमान शिव कृष्ण चाणक्य ये गलती नहीं करते। अभी उसको उस डायमेंशन में मत ले जाइए। अभी अपन उसको फिजिकल डायमेंशन में ही बने रहने देते हैं, क्योंकि फिर वो बहुत सारे लोग उसे समझ नहीं पाएंगे। नहीं, अपन दोनों की बात हो रही है, हम दोनों की। आप क्योंकि आप स्पिरिचुअल भी हैं, आपने माइथोलॉजिकल स्टोरी या रियल स्टोरी पढ़ी है दोनों। तो जैसा आपने कहा इंदिरा गांधी गलती नहीं थी, इंदिरा गांधी तो गलती है। हम जैसे लोग गलती नहीं करेंगे, आप और हम, लेकिन हमने लोग गलती करेंगे। हमने जो संविधान में गलत संशोधन हुए उनको ठीक नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2 जो है, हमने अकाउंटेबिलिटी का एक सिस्टम नहीं लाया कि हर कोई अकाउंटेबल होगा, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो कोई भी हो। अकाउंटेबिलिटी का एक सिस्टम हम ले आते, एक्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी ले आते, फिर किसी की औकात नहीं होती कि आपको गलत निर्णय देता, किसी की औकात नहीं होती कि गलत एफआईआर लिख लेता, किसी की औकात नहीं होती कि गलत विवेचना कर लेता, किसी की औकात नहीं होती कि गलत बहस करता। तो वो औकात तो हम ही ने पैदा की है। क्यों? क्योंकि हमें गुलामों वाला शासन चाहिए, क्योंकि तभी तो हम लाट साहब कहलाएंगे। आपने सब्सिट्यूट ऑर्गेनाइजेशन नहीं पैदा किया उनके खिलाफ, जैसे आप जो कर रहे हैं ना। किसी के खिलाफ कुछ नहीं करना है, अपने कंडक्ट की अकाउंटेबिलिटी लाना ही हमारे लिए पर्याप्त है। वो इनडायरेक्टली मतलब अगेंस्ट ही होता ना। नहीं, यदि आप सही निर्णय ले रहे हैं तो आपके पक्ष में होगा। वो तो अकाउंटेबिलिटी है, आपने ठीक ढंग से काम किया है। यस, तो आपने ठीक निर्णय लिया तो आपके पक्ष में भी तो जाएगा ना वो। वो किसी के फॉर और अगेंस्ट नहीं है। इट इज फॉर द गुड, इट इज फॉर द अकाउंटेबिलिटी, इट इज फॉर द फेयरनेस, इट इज फॉर द गुडनेस, इट इज फॉर द गुड इंटेंशन। तो योगेश जी, अब इस वार्तालाप का विराम का समय आ गया है, लगभग 1 घंटे की वार्तालाप हो गई है। हाँ, तो अब मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूँ। चलिए। और सेकंड पॉइंट है कि मैं चूंकि ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा हूँ, ट्राइबल्स के बीच काम कर रहा हूँ। आप तो अच्छे भारत का संकल्प दिलाते जाओ बस, और मुझे वीडियो भेजते जाओ। और जिनके पास मोबाइल नहीं है या बटन वाला मोबाइल है, उनका एक फॉर्म बना लो, उनको जो है ना अच्छे भारत का संकल्प दिलाओ, और एक नोडल ऑफिसर का हमारे पास प्रारूप होगा, बल्कि इसमें दिया हुआ है ऐप में ही। आप उसमें जाएंगे अबाउट द कम्युनिटी, तो उसमें दिया हुआ है। और मैं खोज के जो है ना
वो सब चीजें पहले से ड्राफ्टेड हैं। तो नोडल ऑफिसर का संकल्प है, उसमें जो व्यक्ति है उसका एक फॉर्म भर के जो है ना उसको हम शपथ दिला लें, और उसका लाभ भी हम जो है ना जो शपथ दिलाएगा उसको नोडल ऑफिसर को देंगे। बात समझ रहे हैं ना आप? बिल्कुल। तो यदि ऐसा कर पाएंगे तो देखो हम ये राजनीतिक पार्टियों को विलुप्त करने में सफल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। आप बताओ, राजनेता विलुप्त हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? वो तो सब खत्म हो जाएंगे। राष्ट्र नेता अपने आप उभर के आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? वो तो समय आ ही गया ना। तो ये जो समय चल रहा है ना 1917 वाला चल रहा है। हाँ, ये सब जितने नेता हैं ये सब एजेंट हैं अंग्रेजों के आज भी। देखो, मैं इस बात को अलग ढंग से कहना चाहूंगा। मैं उसको कहना चाहूंगा कि आज की जो भयावह व्यवस्था है ये धुत भयावह अंधकार को प्रदर्शित करती है। जो लोग भी इससे लड़ रहे हैं वो मूर्ख हैं। अंधकार से लड़ा नहीं जाता है, अंधकार से जो है एक दीपक जलाया जाता है। अच्छे भारत का संकल्प ये वही दीपक है, नंबर 1। दूसरी बात है, हमें किसी की भर्त्सना नहीं करना है। हमें तथ्यों को उजागर करने के लिए मैथिली शरणगुप्त पर्याप्त हैं और वो तथ्यात्मक बात करें। बाकी हमें किसी की लाइन को छोटी नहीं करना है। किसी की लाइन को छोटी करना बिना टच किए संभव है। यदि उसके बगल में हम बहुत बड़ी लाइन खींच देंगे तो वो अपने आप बिना टच किए छोटी हो जाएगी। इन 2 सिद्धांतों पर यदि हम काम करेंगे तो ये आपको टच भी नहीं कर पाएंगे। और देखिए, ना तो हम कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, ना धरना कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, अच्छे भारत का संकल्प ले रहे हैं। जैसे ग्राउंड पे सर मैं यही काम करता हूँ। ग्राउंड पे किसी की आलोचना नहीं करते हम, वो तो हम दोनों डिस्कस कर रहे हैं इसलिए आपने भी कहा मैंने भी कहा। लेकिन ग्राउंड पे तो हम सबके लिए, जैसे मैं सभी को वोट जब होती है ना उसके बाद मैं सबको धन्यवाद देने जाता हूँ। आप तो जो है ना हर रविवार को या जहां कहीं भी लोग इकट्ठे हों उस समय उनको अच्छे भारत का संकल्प दिलाओ। और अच्छे भारत क्या है वो डॉक्यूमेंट अभी हम आपको भेज देते हैं, तो उसे पढ़ के सुनाओ और उनसे पूछो कि भैया ऐसा ही भारत चाहिए क्या, और यदि इसमें कुछ कमी हो तो बता दो। तो वो कमी है यदि कुछ समझ में आती है तो वो मेरे पास भेजो, मैं उसे इसमें जोड़ लूंगा। ठीक है ना? नंबर 1। नंबर 2 जो है उसका वीडियो बना के आपको हमारे पास भेजना है तो हम उसे यूट्यूब चैनल पर पब्लिश करेंगे और ये टेलीग्राम ऐप के माध्यम से भेजना है। अच्छा, वीडियो में क्या पूछना आपने, कौन से? कुछ नहीं, मैं अच्छे भारत का संकल्प लेता हूँ। मुंह से यदि 5 मौलिक अधिकार 21 महालक्ष्य निकल जाता, क्योंकि उसको प्रक्रिया में नहीं बांधना है। ठीक है, हमें अच्छा भारत चाहिए, मैं अच्छा भारत का संकल्प लेता हूँ, कुछ नहीं। सरल भाषा रहेगी तो बस उसमें अंदर से जज्बा होना चाहिए। हम जानते हैं कि अच्छा भारत क्या है। ठीक है। अच्छा भारत का मतलब है जो 5 मौलिक अधिकार, जो 21 महालक्ष्य, जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था बदल जाएगी, आपकी जलवायु बदल जाएगी, गौशालाएं बदल जाएंगी, आपके पेड़ों की संख्या 3 गुना हो जाएगी, गायों की संख्या 10 गुना हो जाएगी, हमारा जो है डेली मिल्क का प्रोडक्शन 16 करोड़ लीटर से बढ़ के 160 करोड़ लीटर हो जाएगा, जहां पर गायों की जो है ना पूजा की जाएगी, जहां पर जो है पानी जो है फिर से 9 फीट पर आ जाएगा। इसकी बृहद व्यवस्था और कार्यशाला है। मैं वो सब डॉक्यूमेंट आपसे शेयर करूंगा और एक बार आपसे कहूंगा जोर से, अच्छे भारत का संकल्प लेता हूं। मैं योगेश अच्छे भारत का संकल्प लेता हूं, अच्छे श्रेष्ठ भारत का संकल्प लेता हूं और जहां कहीं भी जाऊंगा, जिस किसी के सामने पहुंचूंगा, अच्छे भारत का संकल्प दिलाऊंगा और उसका वीडियो बनाकर मैथिली शरणगुप्त को टेलीग्राम ऐप पर भेजूंगा। बस इतने में ही कल्याण हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।